नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूँ एस्टेट से संबंधित वीडियो लेकर। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज से बिहार एस्टेट 2025 होने वाली है, उसका ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है जो 19 तारीख तक चलेगा। तो आप लोग नहीं किए हैं तो ऑनलाइन कर दीजिएगा। थोड़ा सा सर्वर आज स्लो चल रहा है तो धीरे धीरे सही हो जाएगा। ऑनलाइन कर दीजिएगा और तैयारी में लगे रहिएगा। तो एट सेट से संबंधित जो वीडियो है आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, यानी ए स्टेट का जो लेक्चर है वो आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं आज कौन सा लेक्चर देखने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बिहार स्टेट 2025 पेपर 2 पीजीटी हिंदी, यानी आज हम लोग बिहार स्टेट के पेपर 2 पीजीटी हिंदी सब्जेक्ट से जो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये जो वीडियो है महत्वपूर्ण होगा। इस टॉपिक में हम लोग हिंदी साहित्य का कार्य विभाजन और नामकरण को देखेंगे, यानी बिहार स्टेट पेपर 2 हिंदी के सिलेबस में जो पहला टॉपिक है हिंदी साहित्य का कार्य विभाजन और नामकरण, तो उसी टॉपिक को हम लोग देखने वाले हैं। तो इस टॉपिक में कार्य विभाजन और नामकरण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को और महत्वपूर्ण जानकारियों को इकट्ठा करेंगे और उसके बाद इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण पीवाईक्यू है, एमसीक्यू है, उसको देखेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि एक एक पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो बिहार स्टेट 2025 के लिए आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी जंक्शन से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। हिंदी के तैयारी के लिए हिंदी जंक्शन जो है बिहार स्टेट और बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण जो है जंक्शन है, जहाँ पे आप स्टडी कर सकते हैं हिंदी का संपूर्ण। तो हिंदी के लिए कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, सारा चीज़ का जो है समावेशन एक जगह उपस्थित किया जाएगा। तो आप लोग जो है इसको अपने स्तर से देखिएगा और जानकारी इकट्ठा करके एग्ज़ाम को करेक्ट कीजिएगा। 2-3 बार से जो है स्टेट जो हो रहा है उसमें 100% जो है बच्चों का रिजल्ट रहा है हिंदी जंक्शन चैनल के माध्यम से। तो आप भी अपनी सफलता को निश्चित कर सकते हैं। चिंता मेरे ऊपर रहेगा, आप मेरे पे भरोसा किए हैं तो हम आपके भरोसा पे जो है कायम होंगे और आपका लक्ष्य जो है प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अगर आप बिहार स्टेट पेपर 2 का नोट्स प्रैक्टिस सेट प्रीवियस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 7261815307 पे 199 रुपया आप किसी भी माध्यम से पेमेंट कीजिए। 199 रुपया पेमेंट कर दीजिए गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से, और उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। तो हम इधर से आपको पीडीएफ में सभी टॉपिक का पीडीएफ, प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस सेट उपलब्ध करवा देंगे, जिससे आपका तैयारी बेहतर हो जाएगा। इन सारी चीज़ों को रखिएगा तो अलग से कहीं भी हिंदी के लिए कोई भी चीज़ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप 2-3 बार पढ़ दीजिएगा, आपका रिजल्ट हो जाएगा, 100% गारंटी है। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के जो टॉपिक है कार्य विभाजन और नामकरण, उसको देखते हैं। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं हिंदी साहित्य का कार्य विभाजन और नामकरण, यानी आज का जो टॉपिक है हिंदी साहित्य का कार्य विभाजन और नामकरण टॉपिक है। तो उसी से संबंधित हम लोग चीज़ों को जानेंगे, समझेंगे और इससे संबंधित जो पीवाईक्यू है और एमसीक्यू है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हिंदी साहित्य का जो कार्य विभाजन है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कार्य विभाजन और विभाजित साहित्य का नामकरण साहित्य के इतिहास की सबसे बड़ी समस्याएं हैं। साहित्य के नामकरण के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि सारे रचनाकार को केवल आदि, मध्य, पूर्व और उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी ना देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास बना नहीं सकता। यानी इस तरीक़ा से बांट दिया जाता है तो वो इतिहास नहीं बना सकता है। और देखिए, उनकी जो रचना है उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में अपने द्वारा किए गए नामकरण के संदर्भ में लिखते हैं, जिस कार्य विभाग के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है वह एक अलग कार्य माना गया है और उनका नामकरण उन्हीं रचनाओं के फलस्वरूप के आधार पर किया गया है। यानी जिस कार्यखंड में जिन रचनाओं की ज़्यादा जो है प्रचुरता रही है उसी से उसका जो है नामकरण किया गया है। तो ये जो है
आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। आगे है, शुक्ल जी ने नामकरण के आधार पर एक विशेष कार्य में विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता को आधार माना है। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में काल विभाजन के लिए प्रायः 4 पद्धतियों का अवलंब किया गया है। अब देखिए, पहली पद्धति में जो है संपूर्ण इतिहास का विभाजन जो है 4 युग अथवा कालखंडों में किया गया है, जिसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल है। तो ये जो है 4 भागों में विभाजित किया गया है। अब देखिए, इसके बारे में कहा गया है कि साहित्य के कार्य विभाजन करने की पद्धतियों के अपने अपने गुण दोष, परंतु यहाँ भी संवयात्मक दृष्टिकोण ही श्रेयस्कर है। जैसा कि हमने पूर्व विवेचन में स्पष्ट किया है, साहित्य के इतिहास में युग चेतना और साहित्य चेतना का अनिवार्य योग रहता है। अतः साहित्य के विभाजन में भी ऐतिहासिक कार्यक्रम और साहित्य विधा दोनों का आधार ग्रहण करना होगा। साहित्य के कथ्य अर्थात संवेद तत्व के विकास का निरूपण करने के लिए संपूर्ण युगों को आधार मानकर चलना होगा और उसके स्वरूप का विकास क्रम समझने के लिए अलग अलग विधाओं को इस समन्वित पद्धति को स्वीकार कर देने पर हिंदी साहित्य के कार्य विभाजन की समस्या बहुत कुछ हल हो सकती है। अब देखिए, हम लोग ये जो कार्य विभाजन के संदर्भ में बातें थी, अब इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसको हम लोग देखते हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। प्रैक्टिस सेट 1, 2 करवाया जा चुका है, प्रीवियस सेट 2023 का करवाया जा चुका है और इसी तरह जो हम आगे जो है बीच बीच में प्रैक्टिस सेट करते जाएंगे और लगभग 15 से 20 दिन में आपका जो है हिंदी का संपूर्ण पेपर 2 और पेपर 1 का क्लास खत्म किया जाएगा, यही टारगेट है। तो आप लोग साथ दीजिएगा, जितना ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा उतना बेहतर होगा, हौसला हमारा बढ़ेगा और हम जो है दुगने उत्साह के साथ आपके समक्ष उपस्थित होते रहेंगे महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। अब देखिए, कहा जा रहा है जॉर्ज ग्रियर्सन का कार्य विभाजन व नामकरण, यानी ग्रियर्सन का जो कार्य विभाजन है उसका नामकरण है, उसके बारे में देखते हैं। तो उससे पहले हम लोग ये भी जान लेते हैं कि यद्यपि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का शुरुआत गार्सा दा तासी से होती है, लेकिन कार्य विभाजन और नामकरण का पहला प्रयास जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अंग्रेजी भाषा में किया है। अब देखिए, ग्रियर्सन का जो कार्य विभाजन है इस प्रकार है। तो ये जो कार्य विभाजन करते हैं 11 भागों में करते हैं, जिसमें चारण काल यानी 700 से 1400 ईस्वी तक, उसके बाद 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, तीसरा है मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेम काव्य, चौथा है ब्रज का कृष्ण काव्य यानी 1500 से 1600 ईस्वी, उसके बाद है मुगल दरबार, उसके बाद है तुलसीदास, सतमा है रीति काव्य यानी 1580 से 1692, उसके बाद है तुलसीदास के अन्य परवर्ती यानी 1600 से 1700 ईस्वी, और उसके बाद है 18वीं सदी यानी 1700 से 1800 ईस्वी, उसके बाद है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, और 11वां है विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो ये 11 भागों में विभाजित करते हैं। तो ये भी पूछा जाता है कि कौन कौन सा विभाजन जो है वो नाम से किए हैं, तो ऐसा भी पूछा जाता है। तो 1-2 बार इसको देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। अब देखिए, मिस्र बंधुओं का जो कार्य विभाजन है और नामकरण है उसको हम लोग देखते हैं। तो मिस्र बंधु ने अपने संपूर्ण साहित्य को 5 कालखंडों में विभाजित किया है। मिस्र बंधु के साहित्य इतिहास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह कहा है। यानी ये भी पूछा जाएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके जो है साहित्य इतिहास को बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह कहा है। तो इन्होंने अपनी साहित्य के समय विभाजन के लिए संवत काल को चुना, यानी संवत को ही मानता है। तो पहले जो है मानते हैं आरंभिक काल, जिसमें जो है 2 भागों में करते हैं, पूर्व आरंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल, जिसका जो है पूर्व का जो है 700 से 1343 विक्रम संवत है और 1343 से 1444 विक्रम संवत उत्तर आरंभिक काल है। उसके बाद है माध्यमिक काल, जो पूर्व और प्रौढ़ माध्यमिक काल के नाम से 2 भागों में है। उसके बाद है अलंकृत काल, यानी रीति काल को ये जो है अलंकृत काल का नाम दिया है, तो जिसका पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल है। चौथा है परिवर्तन काल और 5वां है वर्तमान काल। तो ये जो है 5 भागों में विभाजित करते हैं। तो एक एक चीज़ जितना हम बता रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है और ईमानदारी से 2-3 बार पढ़ लीजिएगा तो आपका स्टेट का रिजल्ट कोई नहीं रोकने वाला है।
रामचंद्र शुक्ल का कार्य विभाजन और नामकरण। अब देखिए रामचंद्र शुक्ल का जो कार्य विभाजन है, नामकरण है, उसको देखते हैं। तो इन्होंने 4 भागों में जो है हिंदी साहित्य को बांटा है, जिसमें वीरगाथाकार है, यानी आदिकाल को वीरगाथाकार नाम दिया है, जिसका संवत जो है 1050 से 1375 मानना है। तो इसका जो समय है काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो समय को याद रखिएगा कि कौन सा समय को क्या नाम दिए हैं और उसका जो है समय कब तक रखे हैं। भक्ति काल, जिसे पूर्व मध्यकाल भी कहा गया है, तो संवत 1375 से 1700 विक्रम तक है। उसके बाद द्वितीय काल है, यानी उत्तर मध्यकाल, जिसका 1700 से 1900 विक्रम संवत तक है। और चौथा है गद्यकाल, यानी आधुनिक काल को गद्यकाल कहते हैं, जिसका 1900 से अब तक है। तो ये जो समय है उसको ध्यान में रखिएगा। और जो इधर नाम है वीरगाथाकाल, भक्तिकाल, द्वितीयकाल, गद्यकाल, ये नाम भी देखिएगा और सबका समय याद रखिएगा, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल का एक एक जो बात है वो महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टि से। तो आप लोग इसको जो है बहुत अच्छे से कीजिएगा, यानी इसको कंठस्थ कर देना है, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है द्विवेदी युग का कार्य विभाजन, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी का कार्य विभाजन और नामकरण। तो ये भी जो है विभाजन करते हैं 4 भागों में, जिसको जो है संवत की में ही लिखते हैं। तो आदिकाल का 1000 से 1350 विक्रम संवत रखते हैं। उसके बाद भक्ति काल को 1350 से 1700 तक, आदित्य काल का जो है 1700 से 1900 तक रखते हैं, और आधुनिक काल को 1900 से अब तक विक्रम संवत। तो ये है। अब है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का कार्य विभाजन और नामकरण। तो ये जो है प्रारंभिक काल कहते हैं, यानी आदि काल को ये प्रारंभिक काल कहते हैं, जिसको 2 भागों में संधि काल और चारण काल नाम देते हैं। तो संधि और चारण काल जो नाम देने वाले हैं वो रामकुमार वर्मा है। उसके बाद भक्ति काल है, उसके बाद द्वितीय काल है, और अंत में आता है आधुनिक काल। अब आगे बढ़ते हैं। तो श्याम सुंदर दास का जो है कार्य विभाजन और नामकरण है, जो वीरगाथा युग नाम देते हैं 1050 संवत से तो 1400, भक्ति युग का नाम देते हैं 1400 से 1600, और द्वितीय युग का नाम देते हैं 1600 से 1900, और नवीन विकास युग जो है 1900 से अब तक। आगे बढ़ते हैं, कुछ और का है जो उसको देख लेते हैं। गणपति चंद्र गुप्त का कार्य विभाजन नामकरण है, जो प्रारंभिक काल या उन्मेष काल मानते हैं आदिकाल को, उसको पूर्व मध्यकाल या विकास काल मानते हैं, और उसके बाद उत्तर मध्यकाल यानी चरमोत्कर्ष काल, और आधुनिक काल है। तो सभी का समय माना है, तो 2-3 बार देखिएगा चीज़ों को तो समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है रामखेरावन पांडे का कार्य विभाजन व नामकरण। तो ये जो है संक्रमण काल और प्रवर्तन काल माना है 1000 से 1400 तक। उसके बाद संयोजन काल है 1401 से 1600 तक। संवर्धन काल है 1601 से 1800 तक। संचयन काल है 1801 से 1900 तक। संबोधित काल है 1901 से 47 तक, और संचरण काल है 1947 से आगे तक। तो ये इनका कार्य विभाजन है। कुछ का और है 2-4 का, उनको देख लेते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए चतुर्वेदी जो है रामस्वरूप चतुर्वेदी, वो शुक्ल के कार्य विभाजन को ही स्वीकारते हैं, परंतु थोड़ा सा संशोधन इस प्रकार करते हैं, यानी 1000 से 1350 तक आदिकाल यानी वीरगाथा को मानते हैं, पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल को 1350 से 1650 तक, और उत्तर मध्यकाल को 1650 से 1850 ईस्वी, और आधुनिक काल को 1850 ईस्वी से आगे तक, यानी ये जो है ईस्वी सन में स्वीकार करते हैं, जबकि रामचंद्र शुक्ल जो हैं स्वीकार करते हैं विक्रम संवत में। तो विक्रम संवत में अगर 57 वर्ष घटा दीजिएगा तो ईस्वी निकल जाएगा। तो ये जो है उसी को थोड़ा घटा करके और उसी के आसपास यानी 50 बरस जो है कम करके जो है इसका समय में थोड़ा सा 2-4 बरस इधर आगे उगे करते के इसको पूरा करते हैं, यानी उसी को लगभग स्वीकारते हैं। उसके बाद है डॉक्टर बच्चन सिंह का कार्य विभाजन और नामकरण। तो ये जो है अपभ्रंश काल, भक्ति काल, द्वितीय काल, आधुनिक काल, ये जो माने हैं ईस्वी सन में माने हैं, जिसका समय ये है। और बच्चन सिंह का कार्य विभाजन जो है बहुत कम पूछा जाता है। आगे है डॉक्टर नगेंद्र का कार्य विभाजन। तो ये जो है आदि काल का जो है 7वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक, भक्ति काल का 14वीं से 17वीं सदी, द्वितीय काल का 17वीं से 19वीं, और आधुनिक काल 19वीं सदी के मध्य से अब तक। तो ये जो है डॉक्टर नगेंद्र का है। तो आप जो एक एक चीज़ को देखिए, और इसका PDF पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 726181 पे 199 रुपया पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, तो हम इधर से आपको PDF अपलोड करवा देंगे। स्टेट 2025 हिंदी का संपूर्ण जो है भेज दिया जाएगा, नोट्स, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट, जिसको आप 2-3 बार अच्छे से कर लेते हैं तो आपका
रिजल्ट लगभग 100% हो जाएगा। अब देखिए कार्यों का जो नामकरण है उसको देखते हैं। कार्य विभाजन तो हो गया, अब नामकरण देखते हैं। हिंदी के विभिन्न विद्वानों एवं आलोचकों ने अपने अपने हिंदी साहित्य इतिहास पुस्तकों में हिंदी साहित्य के विभिन्न कार्यों का नामकरण किया है, जो इस प्रकार है। अब देखिए नामकरण देखते हैं। तो सबसे पहले आदि काल को देखते हैं। तो आदि काल को जो चरणकार कहे हैं वो जॉर्ज ग्रियर्सन के हैं। आरंभिक काल जो कहने वाले हैं वो मिश्र बंधु हैं। प्रारंभिक काल जो कहने वाले हैं वो गणपति चंद्रगुप्त हैं। उसके बाद है बीजबप्पन काल, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब देखिए प्रारंभिक काल जो है रामकुमार वर्मा भी मानते हैं, लेकिन ये संधि और चारण काल 2 भागों में डिवाइड करते हैं। वीरगाथा काल जो है रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। सिद्ध सामंत काल जो है वो राहुल सांकृत्यायन मानते हैं। वीर काल जो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। संधि और चारण काल रामकुमार वर्मा का है। और यही जो दोनों मिला करके प्रारंभिक काल भी हो जाता है। उसके बाद आदि काल है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। जय काल है रमाशंकर शुक्ल रसार का। आधार काल है सुमन राजे का। तो ये पूछा जा सकता है आधार काल किसने माना है आदि काल को, तो सुमन राजे। अपभ्रंश काल माना है धीरेन्द्र वर्मा ने। और उद्भव काल माना है वासुदेव सिंह ने। तो ये जो है आदि काल के विषय में जो है जानकारी है। तो जिसमें आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल जो है वीरगाथाकार कहते हैं। अब देखिए भक्ति काल का जो नामकरण है उसके बारे में जानते हैं। तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग जॉर्ज ग्रियर्सन करते हैं भक्ति काल को। लोक जागरण काल मानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। लोक जागरण काल मानते हैं रामविलास शर्मा। अब देखिए लोक जागरण जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। लोक जागरण काल रामविलास शर्मा का है। और उसके बाद भक्ति काल रामचंद्र शुक्ल का दिया हुआ है, जिसे पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है। उसके बाद आता है रीतिकाल, जहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ से लगभग प्रश्न पूछे गए हैं, तो एक एक चीज़ों को देखिएगा। तो रीतिकाल को अंधकार काल कहते हैं त्रिलोचन, ये भी आई प्रश्न, ये पूछा जा सकता है। कलाकार कहते हैं रामाशंकर शुक्ल रसार। रीतिकाल को रीतिकाल या उत्तर मध्यकाल कहते हैं रामचंद्र शुक्ल। रीतिकाल को रीतिकाल जो है जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी कहा है। अलंकृत काल जो कहा है मिश्र बंधु ने कहा है। और श्रृंगार काल जो कहा है वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। अब देखिए प्रश्न पूछा जाता है रीतिकाल को रीतिकाल किसने संज्ञा दी है, तो रामचंद्र शुक्ल ने दी है। यही आपको मान्य होनी चाहिए, तो ये पूछा जाता है। आगे है आधुनिक काल का नामकरण। तो आधुनिक काल को गद्य काल कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। वर्तमान काल कहा है मिश्र बंधु ने। प्रेम काल कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। और आधुनिक काल को आधुनिक काल कहने वाले में रामकुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त हैं। तो ये जो महत्वपूर्ण नाम है जो नामकरण किए हैं, तो ये महत्वपूर्ण था जो आपके समक्ष बताकर हम जो है आपकी तैयारी को गति प्रदान करने का प्रयास किया है। और इसी तरह जो है 9 बजे क्लास चलेगा 1-2 दिन, और उसके बाद जो है शाम सुबह दोनों समय जो है वीडियो डाला जाएगा, जिससे कि आपका लगभग 50 से 52 टॉपिक जो है 55 टॉपिक वो लगभग हम पूरा कर देंगे। यानी 20 दिन में टारगेट रखे हैं कि पूरा हो जाएगा। हो सकता है कि जिस दिन छुट्टी मिलेगा तो हम 3 वीडियो भी डाल सकते हैं, 4 वीडियो भी डाल सकते हैं। तो आप लोग तैयार रहिएगा, तैयारी करते रहिएगा। और आपका जो तैयारी है लगभग 20 दिन में हम स्टेट पेपर 2 का तैयारी जो है हिंदी का संपूर्ण कर देंगे। और साथ में प्रैक्टिस सेट भी बीच बीच में होता जाएगा। तो आपका तैयारी 20 दिन के बाद जब स्टेट पेपर 2 का कोई भी सेट बनाइएगा तो आपका 80 नंबर लगभग जो है उसमें आ ही जाएगा। जबकि क्वालिफाई पेपर के लिए आपको 75 नंबर जनरल के लिए और 64-65 नंबर जो है BC EBC के लिए चाहिए, जो कि आपका बहुत आराम से आ जाएगा सिर्फ हिंदी से। बाकी 50 नंबर का जो टीचिंग एप्टीट्यूड ये सब है वो आपका बोनस रहेगा। तो अब जो है हम लोग इसके संबंधित जो MCQ है उसको देखते हैं, जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। अब देखिए पहला प्रश्न आगे है, वैकल्पिक प्रश्न है। इसमें जो है PYQ को भी समाहित किया गया है, यानी PYQ इसमें भी है और MCQ दोनों में जाकर के लगभग 30-32 प्रश्न को बनाया गया है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और कितना सही होता है कमेंट करके भी बताइएगा। अब देखिए पूछा जा रहा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारणकाल यानी आदिकाल का समय कब से कब तक माना है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो चारणकाल का समय माना है वो सन 700 से 1400 ईस्वी तक माना है, यानी विकल्प जो क है इसका सही हो जाएगा। तो वहाँ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, CBT मोड में एग्जाम होगा। तो आप लोग सतर्कता के साथ बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 दिन जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हम जो है मॉक टेस्ट भी कराने का प्रयास करेंगे। जब क्लास खत्म हो जाए तो 2-3 मॉक टेस्ट होंगे जो आप सिस्टम पे कर लीजिएगा।
तो आपका तैयारी बेहतर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, मिस्र बंधुओं ने आरंभिक काल यानी आदिकाल का समय कब से कब तक माना है? तो मिस्र बंधु जो आदिकाल का समय माना है वो 700 संवत से 1444 विक्रम तक माना है, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। किसने हिंदी का उदय संवत 1050 ईस्वी से माना है? तो हिंदी का जो उदय मानने वाला है 1050 ईस्वी से, वो मानने वाले में रामचंद्र शुक्ल हैं, जो कि हम पढ़ाए हुए थे और ए स्टेट में पूछा हुआ प्रश्न है, आप खुद देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का समय कब से कब तक माना है? तो भक्ति काल का जो समय माना है वो 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत तक माना है, यानी विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का समय कब से कब तक माना है? तो रीति काल का जो समय माना है रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1700 से 1900 विक्रम तक माना है, यानी विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। तो देखिए, नामकरण से संबंधित जो प्रश्न रहेगा तो जितना हम बताए हैं उससे ज़्यादा कहीं कुछ नहीं रहेगा, उसको आप अच्छे से 1-2 बार कर लीजिएगा और प्रैक्टिस सेट में हम लोग बताते चलेंगे, और जब डिजिटल बोर्ड हो जाएगा तो विस्तार से प्रश्नों पे चर्चा भी करेंगे। यहाँ थोड़ा सा स्पेस नहीं मिल पाता है, इसका एक थोड़ा सा परेशानी है, लेकिन जल्द ही जो दूर किया जाएगा। आगे, किसने आधुनिक काल को गद्य काल कहा है? तो आधुनिक काल को जो गद्य काल कहने वाले हैं उसमें जो है रामचंद्र शुक्ल का नाम आता है, तो विकल्प क जो है सही हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल ने यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा है, तो विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का समय कब से कब तक माना है? तो आदिकाल का ये समय जो है संवत 1000 से 1350 विक्रम संवत तक माना है, विकल्प क सही हो जाएगा। और ये आदिकाल कहने वाले विद्वान हैं, यानी विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है प्रश्न आपसे, मिस्र बंधुओं ने अलंकृत काल यानी रीति काल का समय कब से कब तक माना है? तो मिस्र बंधु ने जो रीति काल का समय माना है वो संवत 1681 से 1889 तक माना है, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बच्चन सिंह ने भक्ति काल का समय कब से कब तक माना है? तो बच्चन सिंह ने भक्ति काल का जो समय माना है वो सन 1400 से 1650 ईस्वी तक माना है, तो विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल यानी आदिकाल का समय कब से कब तक माना है? तो गणपति चंद्र गुप्त जो है 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक माने हैं गणपति चंद्र गुप्त ने, तो विकल्प ख सही हो जाएगा। यहाँ से बहुत कम उम्मीद है प्रश्न पूछने का, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे पूछा जा रहा है, आदिकाल को आदिकाल किसने कहा है? आदिकाल को आदिकाल किसने कहा है, ये आपसे पूछा गया है। तो आदिकाल को आदिकाल कहने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, आदिकाल को वीरगाथाकाल कहने वाले रामचंद्र शुक्ल हैं, तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख सही हो जाएगा, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न देखिए आ गया, आदिकाल को वीरगाथाकाल किसने कहा? तो आदिकाल को वीरगाथाकाल कहने वालों में जो है रामचंद्र शुक्ल हैं। अब देखिए, रामचंद्र शुक्ल नज़र आ रहे हैं, यानी यहाँ भी देखिए नहीं है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रेजुएशन यानी विकल्प में नहीं है, तो कोई नहीं हो जाएगा, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। देखिए, कुछ कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिसका आंसर बहुत सरल होते हैं, तो विकल्प में नहीं बनाता है ताकि आपको उलझा सके, तो ऐसे प्रश्नों से बचना है। जब भी आप प्रश्न बनाइए तो अच्छे से समझ लीजिए कि पूछता क्या है, पूछ क्या रहा है, उसके बाद बनाइएगा, क्योंकि हर बारी में आप लोग जानते हुए गलत बना सकते हैं, तो उससे आपको बचना है। आगे बढ़ते हैं, आदिकाल को बीजवपन काल किसका दिया हुआ नाम है? तो आदिकाल को जो बीजवपन काल दिया हुआ नाम है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी का दिया हुआ नाम है, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आदिकाल को मिस्र बंधुओं ने क्या नाम दिया है? तो आदिकाल को जो मिस्र बंधुओं ने नाम दिया है वो प्रारंभिक काल नाम दिया है, यानी विकल्प घ जो है इसका सही हो जाएगा। आदिकाल को किसने चारणकाल कहा है? तो आदिकाल को जो चारणकाल कहने वाले हैं उसमें जॉर्ज गिरियर्सन जी हैं,
यानी विकल्प जो ग है सही हो जाएगा। जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारणकार कहा है, विकल्प ग सही होगा। आगे बढ़ते हैं। आदिकाल को सिद्ध सामंतकार किसने कहा है? तो आदिकाल को सिद्ध सामंत कहने वालों में जो हैं वो राहुल संकृत्यायन है, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। राहुल संकृत्यायन ने कहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसने कहा है? तो भक्ति काल को जो स्वर्णकाल कहने वाले हैं वो जॉर्ज ग्रियर्सन है, यानी विकल्प क जो है सही होगा। रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को एक अन्य नाम क्या दिया है? तो एक अन्य नाम जो दिया है वो पूर्व मध्यकाल नाम दिया है भक्ति काल को, विकल्प ख सही होगा। रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल को एक अन्य नाम क्या दिया है? तो इसका जो नाम दिया है वो उत्तर मध्यकाल नाम दिया है, यानी विकल्प ग सही होगा। आगे पूछा जा रहा है रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा है? तो रीति काल को जो अलंकृत काल कहने वाले हैं उसमें मिश्र बंधु हैं, यानी विकल्प क सही हो जाएगा। रीति काल को श्रृंगार काल किसने नाम दिया है? तो रीति काल को श्रृंगार काल जो नाम दिया है वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है, यानी विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीति काल को क्या नाम दिया है? तो ये जो नाम दिए हैं वो कलाकार नाम दिए हैं, यानी विकल्प ख सही होगा। रीति काल को अंधकार काल किसने कहा है? तो रीति काल को अंधकार काल कहने वालों में जो आते हैं वो त्रिलोचन है, त्रिलोचन ने ही कहा है, विकल्प ख सही होगा, यानी त्रिलोचन ने कहा है। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक काल को रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया है? तो आधुनिक काल को जो है गद्य काल की संज्ञा देते हैं, यानी विकल्प जो ख है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक काल को वर्तमान काल किसने कहा है? तो आधुनिक काल को जो वर्तमान काल कहने वाले हैं उसमें जो आते हैं मिश्र बंधु हैं, इन्होंने वर्तमान काल कहा है, विकल्प ख सही हो जाएगा। किस इतिहासकार ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ संवत 1050 से माना है? तो संवत 1050 से जो हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना है उसमें जो आते हैं रामचंद्र शुक्ल जी आते हैं, यानी विकल्प घ सही हो जाएगा। आदिकाल को चारणकाल किसने कहा है? तो आदिकाल को जो चारणकाल कहा है उसमें जॉर्ज ग्रियर्सन है, यानी विकल्प घ सही हो जाएगा। रीतिकाल को कलाकार किसने कहा है? तो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। तो इसमें जो भी प्रश्न दिया हुआ है PYQ है, MCQ है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ही यहाँ दिया गया है ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। अब देखिए, पूछा जा रहा है हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को प्रवृत्ति के आधार पर रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया है? तो उत्तर मध्यकाल को जो नाम दिया है प्रवृत्ति के आधार पर वो नाम दिया है रीतिकाल, यानी विकल्प जो घ है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का विवेचन और नामकरण कुल कितने पुस्तकों के आधार पर किया है? तो ये जो विवेचन किए हैं वो 12 पुस्तकों के आधार पर किए हैं, विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आदिकाल को बीजवपन काल किसने कहा है? तो बीजवपन पाल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, यानी विकल्प घ जो है सही हो जाएगा आपका सही आंसर। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल की संज्ञा किसने दी है? तो प्रारंभिक काल को जो आदिकाल की संज्ञा दी है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी है, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 33वां प्रश्न देखते हैं, आपके सामने है। हिंदी साहित्य का काल विभाजन एवं नामकरण में किसने मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेम काव्य नामकरण किया है? तो ये जो नामकरण करने वाले हैं वे कौन हैं? तो वे हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा। तो आज मैंने हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण से संबंधित जो है पहला टॉपिक को करवाया और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और आपको जो है तैयार करेगा। इस टॉपिक से जितना भी प्रश्न आएगा, बहुत प्रश्न जो यहाँ बताया गया है, टॉपिक बताया गया है, आपके लिए जो है महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, 2-3 बार देखिए चीज़ों को और जो है अपने ज्ञान में जो है वृद्धि कीजिए। हम यही कामना करते हैं कि जितने भी बच्चे हिंदी जंक्शन से जुड़ रहे हैं सभी का रिजल्ट हो, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। तो आप लोग चैनल पे बने रहिए और इसी तरह हम लोग जो है क्लास करते चलेंगे और 15 से 20 दिन में आपका सारा जो टॉपिक है करवाया जाएगा। एक दिन में हो सकता है 4-5 भी वीडियो डाला जाएगा।
लेकिन रात्रि 9 बजे एक वीडियो तो परमानेंट है, बाकी कभी भी डाला जा सकता है। तो आप लोग चैनल पे बने रहिएगा, टॉपिक को देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपका एक भी वीडियो ना छूटे और आपका रिजल्ट पक्का हो सके। तो आप लोग हिंदी जंक्शन के माध्यम से अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। और बीच बीच में जो है 4.0 के लिए भी जो है प्रैक्टिस सेट या महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित होते रहेंगे, ताकि साथ में उसका भी तैयारी होता चले। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और अपना जो है प्यार दीजिए, ताकि चैनल जो है आपके सहयोग से आगे बढ़ता रहे, यही कामना है। और आप सबों के बीच हम उपस्थित होता रहें। तो आप लोग जितना ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा उतना होगा, आगे बढ़ेगा। अगर आप स्टेट का नोट्स पाना चाहते हैं तो मेरे नंबर 72 61 81 53 07, इस पे जो है 199 रुपया किसी भी माध्यम से गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम पेमेंट कीजिए और उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। तो हम इधर से PDF प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस सेट प्रोवाइड कर देंगे, जिसको आप 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, आपका स्टेट 100% हो जाएगा। इन सारी चीज़ों को अगर रखते हैं तो अलग से कोई भी पुस्तक या वीडियो या कहीं भी क्लास लेने की या देखने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी है आपकी तैयारी के लिए हिंदी की संपूर्ण। तो आप लोग चैनल पे बने रहिए, इसी तरह हम उपस्थित होते रहेंगे। आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं नए वीडियो में।